में जो गणित पूछा जाता है आज उसका एक ही वीडियो में पूरा रिवीजन हो जाएगा। हर टॉपिक से आपको इसमें प्रश्न मिलेगा। एक एक प्रश्न को आप अच्छे से देखिए, उन्हें समझिए। जिनकी संभावना सबसे ज़्यादा है यूपी टेट में आने की, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। आपको यहाँ अंक गणित से लेकर दोस्तों रेखा गणित के भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, एक भी प्रश्न आप मिस मत करिएगा। बहुत ही अच्छा स्कोर आपका होगा गणित में अगर यह वीडियो आप पूरा देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है, पाई क्या है दोस्तों। देखिए पाई है, सिंपल प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे इसलिए हम ले लिए हैं क्योंकि यह कई बार बन चुका है दोस्तों यूपी टेट के एग्जाम में। क्या यह विषम संख्या है, या एक सम संख्या है, या एक अभाज्य संख्या है, या एक अपरिमेय संख्या है? आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? आपका जवाब होगा पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान रखना, आप केवल अपरिमेय संख्या लगा के आएंगे। यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने इसको पहले ही नंबर पर यहाँ पे ले लिया हूं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। ध्यान से एक एक प्रश्न को देखेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। 2/3 और 3/4 का लघुत्तम समापवर्तक बताइए। यह भी प्रश्न यूपी टेट में दोस्तों पूछा जा चुका है। यहाँ पे आपको जितने भी प्रश्न मिलेंगे सब यूपी टेट में कभी ना कभी पूछे गए हैं। तो यहाँ पे 2/3 और 3/4 का लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे? चूंकि ये देखिए दोस्तों यह एक भिन्न है, तो भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक बराबर क्या होता है? भिन्नों का लासा बराबर होता है जो आपको दिया है प्रश्न के अनुसार, अंशों का लघुत्तम समापवर्तक बटे हरों का महत्तम समापवर्तक, या मासा कह सकते हो। ठीक है, तो अंशों का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? 2 और 3 है, 2 और 3 का लासा क्या होगा? 2 3 6 होता है। कैसे निकालेंगे? गुणनखंड करके आप निकाल सकते हैं। 2 और 3 ऐसे लिखिए, इनका गुणनखंड करेंगे, 2 एकन्नम 2, 3 ऐसे उतर जाएगा, 3 एकन्नम 3, यह भी आ गया। 2 और 3 का गुणा कर लेंगे और 2 3 6 आपका हो गया। बटा यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, हरों का मासा आप लगाएंगे, 3 और 4 का मासा क्या आएगा? 1 आएगा। कैसे आता है? 3 से आप भाग करेंगे 4 में, 3 एकन्नम 3 और 4 में से 3 गए 1, और 1 का अब इस 3 में भाग करेंगे, 1 तिक्के 3 कट गया, तो मतलब आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा मासा। तो इसलिए आपका यहाँ पे 6 ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 6 नंबर। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आपको यूपी टेट में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, यदि 5 पेंसिलों का मूल्य 3 सही 3/4 रुपए है तो 2 पेंसिलों का मूल्य आपको बताना है। देखिए दोस्तों, लिखेंगे पहले 5 पेंसिल का मूल्य कितना है? 3 सही 3/4, मतलब कि 4 3 12, 3 15/4 रुपए है। ठीक है, और इसलिए आप लिखेंगे, इसलिए एक पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा? एक पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 15/4 और ये बटा 5 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आपको 2 पेंसिल का मूल्य बताना है, तो 2 पेंसिल का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? 2 पेंसिल का मूल्य बराबर हो जाएगा 15/4, और ये 2 आके 5 के नीचे आएगा, बाद में यहाँ आके ऊपर गुणा हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, पक्षांतर करके डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इसको। ठीक है, 2 से ये 4 कटेगा, 2 दूनी 4, और 5 से ये कटेगा, 5 3 15, तो 3/2 आया आपका। 3/2 रुपए आपका आंसर आया, 3/2 रुपए यहाँ पे है। ठीक है, ये सवाल ऐसे ही लगेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे, सभी प्रश्न ध्यान से देखिए। 0.4 का 5% है, हर टॉपिक से आपको मिलेगा। 0.4 का के स्थान पे गुणे का निशान लगाएंगे, 5% हटा के नीचे भाग कर देंगे 100 से। ठीक है, प्रतिशत का मान क्या होता है? 100 होता है। अब देखिए ये 0.4 है तो 4 लिखेंगे, एक अंक पे दशमलव है तो 10 से भाग कर देंगे। ठीक, गुणे 5/10 ऐसे ही रहेगा, 100 है यहाँ पे, 100 ऐसे ही रहेगा। अब काटेंगे यहाँ पे, 5 दूनी 10 ये कट गया, 2 से 2 दूनी 4 ये कट गया, तो 2/100 आया। अब 100 से 2 में भाग करेंगे तो दशमलव यहाँ 0 हो जाएगा, उसके बाद फिर 0 बढ़ाएंगे, 20 200 बन गया, 100 दूनी 200, आपका यही आंसर आ गया 0.02 ये आपका सही हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है। विक्रय मूल्य हमें पता नहीं है तो हम लिखेंगे पहले विक्रय मूल्य बराबर 100 हम मान लेते हैं। ठीक है, और क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य बराबर कह रहा है कि ये विक्रय मूल्य का 3/2 है।
अगर विक्रय मूल्य 100 माने हैं तो इसका 3/2 क्रय मूल्य हो जाएगा। यहाँ प्रश्न में दिया है कि 3/2 करिए, तो 2 का इसमें 100 में भाग करेंगे 50 हो जाएगा, और 50 का 3 में गुणा कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। यहाँ देखिए विक्रय मूल्य 100 है और क्रय मूल्य 150 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई चीज़ आप 150 में खरीद कर 100 रुपये में बेच रहे हो तो हानि हो रहा है, कितने का, 50 रुपये का हानि हो रहा है। लेकिन आपको कह रहा है कि यहाँ लाभ या हानि जो भी हो उसका प्रतिशत आप बताइए, तो यहाँ लिखेंगे प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि बराबर कितने का हानि हो रहा है, 50 का। 50 बटा हानि जो है क्रय मूल्य पे निकलेगा, तो क्रय मूल्य कितना है, 150 है, गुणे 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 तिहाई 15 ये कट गया। 3 का इसमें भाग करेंगे 100 में, भाग करिए, 3 तिहाई 9 1 10, 3 तिहाई 9 1 10, 33 सही 1/3%। यही हानि हो रही, 33 सही 1/3%। ठीक है, तो दूसरा विकल्प सही है। ऐसे ही लगेगा ये सवाल, ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं यूपी टेट के एग्जाम में। नेक्स्ट आपके सामने है 500 रुपये का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज क्या होगा। यहाँ पे देखिए आप लोग, मूलधन आपको 500 दिया है, दर आपको कितना दिया है 8%, और 6 महीने का समय कितना दिया है, समय यहाँ पे देखिए दोस्तों 6 माह का मतलब क्या है, एक छमाही, क्या है, समय एक छमाही लिखेंगे। 6 माह यहाँ दिया है, 6 महीने ना लिख के एक छमाही लिखेंगे, ठीक है। और ब्याज आपको ज्ञात करना है, तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। इसी पे सॉल्व कर देंगे। मूलधन आपका 500 है, दर आपका 8 है, समय कितना है, एक छमाही, बटा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 पंचे 40 आपका आंसर आ गया, 40 रुपये। तो ऐसे ही ये वाला सवाल लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब। 30 मिनट में घड़ी की घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा। घंटे की सुई द्वारा, तो देखिए दोस्तों 12 घंटे में घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बनाती है, 360 अंश का कोण बनाती है। ध्यान रखना, 12 घंटे में घंटे वाली सुई 360 अंश का कोण बनाती है, इसलिए 1 घंटे में कितना बनाएगी, कितने अंश का कोण बनाएगी, 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी, 360 बटा ये 12 हो जाएगा, ठीक है। काट देंगे, 12 तिहाई 36, 30 आ गया, मतलब कि 30 अंश का कोण बनाएगी ये जो है 1 घंटे में, ठीक है। और आपको बताना है 30 मिनट में, मतलब कि आधे घंटे में, इसलिए 1/2 मतलब कि आधे घंटे में घंटे वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी, तो 1 घंटे में 30 अंश का, तो आधे घंटे में उसका आधा हो जाएगा, 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15 मिनट, 15 अंश का, ठीक है। तो ये 15 अंश का कोण बनाएगी। तो ऐसे ही लगेगा सवाल। नेक्स्ट देखेंगे, 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि आपको बताना है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। तो यहाँ पे लिखिए आप 2 गुणे पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, आप सब जानते हैं इसको, गुणे आर का मान कितना है, यहाँ व्यास 3.5 दिया है। व्यास जो है त्रिज्या का दूना होता है, और त्रिज्या जो होती है व्यास का आधा होता है, तो व्यास 3.5 है, त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा, 3.5/2 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 7 5 35 ये कैंसिल हो जाएगा, 0.5 आ जाएगा। और यहाँ 5 का इसमें 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11, एक अंक पे दशमलव है, एक अंक दशमलव लगा देंगे, 11 आपका आंसर आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर। ऐसे ही सवाल यूपी टेट में पूछे जाएंगे दोस्तों। यदि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, आपको बताना है। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr, और परिधि आपको 44 दिया है, तो इसका मतलब 2πr बराबर 44 लिख सकते हैं, ठीक है। आपको क्षेत्रफल बताना है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर 44, और r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 44 गुणे 7 बटा ये पक्षांतर होके यहाँ नीचे आ जाएगा, 2 गुणे 22 बन जाएगा, ठीक है। 22 दूनी 44 से कट गया, 2 से 2 कट गया, 7, त्रिज्या आपका 7 आया। क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है। तो पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान 7 आया है, यहाँ पे 7 गुणे 7 लिख देंगे 2 बार,
एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, इस 7 का 22 में गुणा हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 एक 15, 154 आपका आंसर आ गया। तो ऐसे सवाल लगेगा दोस्तों, ध्यान से आप देखते चलिए, आसानी से आपको आ जाएगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका परिमाप क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है। और क्षेत्रफल आपको कितना दिया है? 64 दिया है, तो 64 लिखेंगे बराबर भुजा का स्क्वायर। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगी? केवल भुजा आपको निकालना है, तो भुजा बराबर ये 64 का वर्गमूल आ जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, 64 का वर्गमूल आ जाएगा। कितना हो जाएगा 64 का वर्गमूल? 8 अठाई 64, 8 आ जाएगा, मतलब कि भुजा बराबर 8 हो गया। परिमाप बताना है, तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? भुजा गुणे 4, भुजा गुणे 4 करिए, भुजा 8 आया है और 4, 8 4 गुणा हो जाएगा, 8 चौक 32 आपका आंसर आ गया। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, ध्यान से देख लीजिए सब लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक प्लाट की चौड़ाई 44 फीट तथा लंबाई 90 फीट है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए दोस्तों, सिंपल सा प्रश्न है, ध्यान से इसको देखिए। यहां आपको गज में बताना है, क्षेत्रफल तो आप लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे आ जाएगा, लेकिन गज में कैसे निकालेंगे? यहां आप देखिए 3 फीट बराबर होता है 1 गज, या आप कह सकते हैं 1 गज बराबर कितना फीट के होता है? 3 फीट के बराबर होता है, ठीक है। और अगर 3 फीट बराबर 1 गज है, तो 44 फीट बराबर कितना गज होगा? 44 फीट बराबर हो जाएगा 44 बटा 3 गज। कितना हो जाएगा? 44 बटा 3 गज। ऐसे ही 90 फीट बराबर क्या हो जाएगा? 90 फीट बराबर हो जाएगा दोस्तों 90 बटा 3 गज, 3 से भाग कर देंगे 30 गज हो जाएगा, ठीक है। अब जो है आपको क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। प्लाट का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे आप देखेंगे लंबाई 90 फीट है, तो 90 फीट का 30 गज आया है, तो 30 गुणे चौड़ाई कितना है? चौड़ाई आपका 44 बटा 3 गज आया है, तो 44 बटा 3 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ 3 से 3 दहम्मा 30 ये कट गया, और 44 दहम्मा 440 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 440, 440 वर्ग गज, ये आपका सही हो गया। तो ये वाला सवाल ऐसे ही लगेगा, यदि झील की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर और 10 मीटर हो तथा इसमें 1200 घन मीटर पानी हो, तो झील की गहराई बताना है। देखिए दोस्तों, जो झील का आयतन होगा वह जो है उसमें पानी की मात्रा के बराबर होगा, ठीक है। जितना पानी है उसकी मात्रा के बराबर इसका आयतन होगा। लिखेंगे झील का आयतन बराबर झील में पानी की मात्रा, झील में पानी की, ठीक है। तो झील का आयतन क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, या फिर गहराई कर सकते हो, ठीक है। गहराई बराबर झील में पानी का मात्रा कितना है? 1200 घन मीटर है, ठीक है। लंबाई आपको कितना दिया है? 40 दिया है, गुणे चौड़ाई 10 मीटर दिया है, गहराई नहीं पता है, गहराई को एच मान लेंगे हम, ठीक है, यही हमको ज्ञात करना है, बराबर 1200। और एच बराबर क्या हो जाएगा? 1200 बटा, यहाँ गुणा है, यहाँ आके भाग हो जाएगा इसके नीचे, एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 3 12, तो एच बराबर 3 मीटर आया गहराई, ठीक है। तो 3 मीटर आपका आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे अब, 60 मीटर गुणे 40 मीटर गुणे 30 मीटर माप का एक घनाभाकार गोदाम है, इस गोदाम में कितने घनाभाकार बक्से रखे जा सकते हैं यदि एक बक्से का आयतन 0.8 मीटर क्यूब है? तो इसमें आपको क्या बताना है? बक्सों की संख्या, बक्सों की संख्या बतानी है। बक्सों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, एक बक्से का आयतन दिया है और गोदाम का आयतन दिया है, आप लिखेंगे क्या? बक्से की संख्या बराबर पूरा गोदाम का आयतन बटा एक बक्से का आयतन। क्या लिखेंगे? गोदाम का आयतन बटा एक बक्से का आयतन। इसी पे आपका सवाल आएगा, ठीक है। गोदाम का आयतन कितना है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही लिख देंगे।
60 गुणे 40 गुणे 30 इसको लिख देंगे। एक बक्से का आयतन 0.8 मीटर क्यूब है। ठीक है, ये दशमलव में है, दशमलव हटाने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, 10 से भाग करेंगे, और जब 10 से भाग करेंगे तो यहाँ आके गुणा हो जाएगा 10 से, इसलिए हम डायरेक्ट यहीं पे गुणा कर लेते हैं। 60 गुणे 40 गुणे 30 ऐसे ही रहेगा, बटा दशमलव हटा देंगे, केवल 8 लिखेंगे, और यहाँ जो भाग 10 में रहेगा यहाँ आके ऊपर 10 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आके ये 10 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, 8 के नीचे जो 10 है वहाँ आके गुणा हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, कैसे काटेंगे, 8 पंचे 40, ये कट गया, और ये 36 18, 18 पंचे 90, आपका कितना आएगा देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे 90, और उसके बाद देखेंगे 1 2 3, 3 जीरो और है, 3 जीरो बढ़ा देंगे, मतलब कि 90,000 आपका आंसर आ गया। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन था, आसानी से ये आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुभुज के अंतःकोणों का योग सूत्र क्या होता है, बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, आगे दिखेगा नहीं, n-2 गुणे 180। ठीक है, दिख रहा है, n-2 गुणे 180, ये जो है बहुभुज के अंतःकोणों का योग है, इसका सूत्र है, इसको सूत्र को आपको याद रखना है। यहाँ जो है बहुभुज की जो संख्या दी रहेगी n के स्थान पर रख देना है। यहाँ बहुभुज में पंचभुज कह रहा है, इसका मतलब पंचभुज का मतलब 5 भुजा, और n के स्थान पे हम 5 लिख देंगे। सिंपल सा, पंचभुज के अंतःकोण हमें ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, n का स्थान पे हम 5 लिखेंगे, -2 गुणे 180। ठीक है, अब सॉल्व करिए, 5 में से 2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 3 गुणे 180 बराबर 18 त्रिक 54, 540 आपका आंसर आ गया। 540 ये सही हो गया। 138 अंश के संपूरक का कोटिपूरक कोण बताना है दोस्तों आपको, तो ध्यान से देख लीजिए आप इनको। संपूरक कोण 138 अंश का संपूरक कोण 180 अंश इसका मान होता है संपूरक कोण का। तो 138 का संपूरक क्या हो जाएगा, 138 का संपूरक हो जाएगा, संपूरक कोण बराबर 180 माइनस 138 हो जाएगा। संपूरक कोण का मान 180 होता है, इसलिए 180 में 138 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 में 60 गए 2 और 7 में 3 गए 4, 42 आ जाएगा। अब जो आया है कह रहा है इसका भी हमें कोटिपूरक कोण बताइए। अब जो 42 आया है इसका कोटिपूरक कोण बताना है आपको। तो कोटिपूरक कोण का मान कितना होता है, 90 अंश होता है, तो 90 माइनस 42 कर देंगे। 90 माइनस 42 करेंगे तो 10 में से 2 गए 8 और यहाँ 8 में से 4 गए 4, 48 आपका आंसर आ गया। तो यह भी सवाल इम्पोर्टेंट है और यूपी टेट में पूछा गया है इस तरह के सवाल, इसलिए आप ध्यान से देख लीजिए, सभी प्रश्न ध्यान से देखिए। एक त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है, त्रिभुज के कोण क्या होंगे। अनुपात दिया है, इसी में मान लेते हैं त्रिभुज का पहला कोण क्या है, पहला कोण 2x मान लेते हैं, x लगा के मान लेते हैं, और दूसरा क्या होता है, दूसरा मान लेंगे 3x और तीसरा कोण हो जाएगा आपका 4x। ठीक है, आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, तीनों का योग कर देंगे, 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 180 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ जोड़ लीजिए 4 3 7 2 9, 9x बराबर 180, तो x बराबर 180 में 9 से भाग, 9 दूनी 18, 20 अंश आया। x का मान 20 अंश आया, इसका मतलब पहला कोण कितना हो जाएगा, 20 का x के स्थान पे यहाँ 20 लिख देंगे तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, 20 तिहाई 60 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, 20 चौक 80 हो जाएगा। इसका मतलब 40 60 और 80 वाला सही है, 40 60 80 ये वाला सही है आपका। तो यह सवाल ऐसे ही लगेगा। चित्र में कोण PQR 70 अंश है, PQR 70 अंश दिया है, कोण QPR 24 अंश दिया है, कोण PRS का मान बताना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक त्रिभुज बना है और इसका एक बहिष्कोण बना है। ये आपको पता है किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण उसी त्रिभुज के सुदूर स्थित दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ये वाला कोण जो होता है दोस्तों, ये जो है इस त्रिभुज का बहिष्कोण है, और किसी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वह
उसके सुदूर स्थित दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब इसके और इसके योग के बराबर यह वाला कोण होगा। इसका मतलब इसको और इसको जोड़ देंगे तो हमारा ये वाला कोण आ जाएगा। तो जोड़िए इसको, क्या हो जाएगा 70 + 24 बराबर क्या हो जाएगा 70 20 90 4 94। इसका मान कितना आया, कोण PRS का मान 94 अंश आया। ये वाला आपका सही है। ठीक है, तो ये रेखा गणित का सवाल है, यह भी सवाल पूछा गया है। ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो ध्यान से देख लीजिए। किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण का मान उसके सुदूर स्थित दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब फिर से रेखा गणित का सवाल है, ध्यान से देखिए। दो सरल रेखाएं AB और CD परस्पर बिंदु O पर काटती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, या जो है O बिंदु है, यहाँ पे AB और CD काट रही हैं। ठीक है, और कोण AOC 50 अंश है। AOC यहाँ पे 50 अंश है, तो कोण BOC का मान बताना है। BOC का मान बताना है, मतलब कि ये जो भुजा आपको रेखा आपको दिख रही है, इसके जो है एक ही तरफ दोनों कोण बन रहे हैं। ध्यान दीजिए, यह एक आपका ऋजु रेखा बन रहा है, मतलब कि एक सरल रेखा बन रहा है AB। ठीक है, और इसके एक ही तरफ का जो कोण बनेगा दोस्तों, वह पूरा 180 अंश का बनेगा। ध्यान रखना। ठीक है, ये यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक कितना बनेगा, 180 अंश का कोण बनेगा। जबकि इसमें से एक 50 दे दिया है और यहाँ से और पूछ रहा है कितना है। हम जानते हैं दोस्तों, पूरा कोण जब 180 अंश है तो क्या करेंगे, 180 अंश है और उसमें 50 हमको दिया है, तो 180 में 50 माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला कोण आ जाएगा। ठीक है, तो कोण BOC बराबर क्या हो जाएगा, कोण BOC बराबर 180 में ये 50 माइनस कर देंगे, 180 - 50 बराबर 130। इसका मान 130 हो गया, और टोटल कोण 180 होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि ये सरल रेखा है, एक ऋजु रेखा है, तो 130 आपका इसमें सही हो गया। चलिए, रेखागणित के सवाल ऐसे ही लगते हैं, बहुत ही आसानी से आप समझेंगे, आसानी से समझ के इसको लगाइए। आंकड़ों का परिसर आपको बताना है। परिसर बराबर दोस्तों क्या होता है, परिसर निकालने का सूत्र होता है, पहले उच्च मान लिखिए, फिर माइनस निम्न मान। मतलब कि जो दिया है आंकड़ा, इसमें सबसे बड़ा जो है पहले उसको लिखिए। सबसे बड़ा इसमें कौन है, देखिए 25 है कि 23 है कि 40 है कि 27 कि 23 कि 42। सबसे बड़ा इसमें 42 है, तो 42 पहले लिखेंगे, फिर माइनस। इसके बाद सबसे निम्न, सबसे छोटा क्या है, 15 है, इसके अलावा कोई है, 15 ही है, तो -15 करिए। अब घटा दीजिए, 12 में से 5 गए 7, 3 में से 1 गए 2, 27 आपका आंसर आ गया। तो यह जो है आसानी से सवाल आ गया है। यह भी इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाएगा। हर टॉपिक से आपको यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेगा, बस ध्यान से आप देखते चलिए। निम्नांकित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्त की माप नहीं है। देखिए दोस्तों, माध्य भी केंद्रीय प्रवृत्त का माप है, माध्यिका भी है, बहुलक भी है, लेकिन ये परास जो है केंद्रीय प्रवृत्त का माप नहीं है। यही आपको बताना था। तो ऐसे भी प्रश्न यूपी टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 का माध्य क्या होगा। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या, आंकड़ों की कुल संख्या। ठीक है, तो आंकड़ों का योग करिए, पहले इन सबको जोड़ लीजिए, उसके बाद इनकी संख्या बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, तो पहले इनको हम जोड़ेंगे। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20, ठीक है, बटा 10 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, पूरा जोड़ेंगे आप, कितना हो जाएगा, जोड़िए इसको। तो 2 4 6 6 12 8 20 10 30 10 40 10 50 10 60 10 70 20 90, ठीक है, 90। उसके बाद 90 में फिर 98, फिर 6 इसको जोड़ेंगे, 98 104 हो गया, 108 हो गया, ये 110 हो गया। तो पूरा 110 आया, 110 बटा 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 आपका आंसर आ गया। तो ऐसे सवाल जो है यूपी टेट में पूछे जाएंगे, ध्यान से देखिए आप लोग। यदि एक समबहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 18 अंश है तो बहुभुज भुजाओं की संख्या बताइए। देखिए, बहुभुज का बहिष्कोण बराबर क्या होता है, प्रत्येक बहिष्कोण बराबर, ध्यान से देखिए, 360 बटा n होता है। n भुजाओं की संख्या होती है दोस्तों, ध्यान रखना, 360 बटा n होता है। तो यहाँ पहले से ही बहिष्कोण आपको 18 दिया है, तो इसके स्थान पर 18 लिखेंगे, बराबर 360 बटा n। तिरछा गुणा कर लेंगे तो n इधर आ जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, और यहाँ 360, ये 18 इसमें आके भाग हो जाएगा, 18 दूनी 36, 20 आपका आंसर आ गया।
तो ऐसे प्रश्न दोस्तों ऐसे ही लगेंगे, ध्यान से आप देख लीजिए इनको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिए हुए चित्र में कोण अल्फा का मान क्या होगा। यहाँ आपको दिया है AOB 60 दिया है, आपको ADB पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, वृत्त के अंदर केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण का दूना होता है, इसको ध्यान रखना। आपको ये अल्फा का मान बताना है, ये वाला कोण आपको बताना है, और ये जो है परिधि पर बना कोण है और यहाँ जो है केंद्र पर बना कोण है। तो ऐसे भी आप कह सकते हैं वृत्त की परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। क्या होता है? आधा होता है। अगर केंद्र पर 60 है तो वृत्त की परिधि पर क्या हो जाएगा? 30 अंश हो जाएगा। इसका आधा क्या हो जाएगा? 60/2 बराबर 30 अंश। तो इसको ऐसे ही आप आसानी से लगा सकते हैं। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट आप क्लियर करके चलिए, सभी सवाल आसानी से आपको आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न रेखागणित से फिर से है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जीवा की लंबाई बताइए। त्रिज्या आपको 10 सेंटीमीटर दिया है और वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर है। ये वाली जीवा AB एक जीवा है और ये जो है केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ है। ठीक है, जीवा की पूरी लंबाई बताना है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई बताना है। देखिए ये जो रेखा आ रही है इसको 2 भागों में विभाजित कर रही है और दोनों भाग समान होंगे दोस्तों। जो मान इसका प्राप्त होगा वही मान इसका भी होगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो चलिए A और M का मान निकालिए। पहले AM का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? देखिए ये एक आधार बन रहा है दोस्तों, ये लंब है, ये कर्ण है, तो क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो AO का स्क्वायर माइनस OM का स्क्वायर हो जाएगा। AO का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस ये 6 का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से समझते चलिए। 10 10 100 हो जाएगा और माइनस 36 हो जाएगा, तो बराबर क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा। ठीक है, घट जाएगा 100 में 36। और AM बराबर क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल 64 का निकल जाएगा, स्क्वायर हटा देंगे तो 8 आ जाएगा। देखिए ये AM का मान 8 आया और AM का मान 8 आया, तो MB का मान भी 8 होगा क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं। और 8 8 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 आपका आंसर सही है। तो ऐसे ही सवाल यूपी टेट में पूछे जाएंगे, ध्यान से इनको समझ लीजिए। सभी प्रश्न ध्यान से देखते चलिए दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यदि किसी सारणी के सभी पदों का समांतर माध्य 40 और माध्यिका 50 हो तो उस सारणी के पदों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक बराबर क्या होता है? सूत्र एक होता है, याद रखना। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, इसको याद रखना। यहाँ पे आपको माध्यिका भी दिया है और माध्य भी दिया है, तो पहले क्या करेंगे? पहले 3 लिखेंगे, गुणे माध्यिका कितना दिया है? 50 दिया है, 50 लिखिए, माइनस 2 लगाएंगे, फिर गुणे माध्य कितना दिया है? 40 दिया है, 40 लिखिए। इसी सूत्र पे मान रख देंगे, आ जाएगा 50 ये कितना होता है? 150 माइनस 40 दूनी 80, तो घटा दीजिए, 0 आ जाएगा और 15 में 60 गए 7, 70 आपका जो है आंसर आ गया। तो यह सवाल ऐसे ही लगेगा, ध्यान से सभी प्रश्नों को देखिए, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बहुलक बताना है तो विकल्प से ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है बहुलक से। तो जो बहुलक उसे कहते हैं दोस्तों जिसकी बारता सबसे अधिक, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। इसमें देखिए पहले 23 को पहले देख लेते हैं, 23 कितनी बार आया है, उसके बाद सभी को देख लेंगे, जो सबसे ज़्यादा बार आया रहेगा वही आंसर हो जाएगा। 23 को देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 23 जो है 6 बार आया है। ठीक, उसके बाद 22 को देखते हैं, 1 2 3 बार आया है तो 3 बार लिखेंगे। इसके बाद 21 को देखेंगे, 1 2 2 ही बार आया है तो 2 बार इसको लिखेंगे। इसके बाद 24 को देखेंगे, 1 2 2 बार ये भी आया है, तो सबसे अधिक बार कौन आया? 6 बार, ये 23 वाला, इसका मतलब 23 आपका आंसर सही हो गया। यहाँ पे बहुलक आपका 23 हो जाएगा। तो ऐसे ही विकल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सभी प्रश्न आप ध्यान से देखिए। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 35 और उनका लघुत्तम समापवर्तक 525 है। यदि उनमें एक संख्या 175 तो दूसरी संख्या बताइए। दोस्तों पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक। ये सूत्र आपको याद है। पहली संख्या आपको दिया है 175, दूसरी आपसे पूछा गया है, ऐसे ही लिख देंगे, और मासा आपको 35 गुणे लासा 525 दिया है। तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है, तो 35 गुणे 525 ऐसे ही रहेगा। 175 यहाँ आके भाग हो जाएगा, 35 पंचे 175, 5 से इसमें भाग करेंगे, 5 51 5, फिर 2 में नहीं जाएगा 0, 5 25, 105 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी हो जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें आपका कौन सा सूत्र लगेगा? x - y - xy बटा 100, यही वाला फार्मूला लगेगा दोस्तों।
ट्रिक पे ही लगाइए। पहले 30% की वृद्धि हो रही है तो 30 लिखिए, फिर चौड़ाई में 20% कमी तो -20 लिखिए, फिर और प्लस माइनस के यहाँ माइनस लगाएंगे, फिर XY मतलब कि 30 गुणे 20 लिखेंगे बटा 100। एक 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। तो 30 माइनस 20 माइनस 3 दूनी 6, तो क्या हो जाएगा 30 माइनस 20 6 26 बराबर 30 में 26 घटेगा तो 4% आंसर आ जाएगा। ये वाला सही है आपका, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल लगेगा, ध्यान से आप इनको देख लीजिए। एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि होती है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसका एक ट्रिक होता है 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100। इस पर लगाएंगे तो आसानी से सवाल आ जाएगा। प्रतिशत वृद्धि दिया है, फिर से क्षेत्रफल में प्रतिशत की वृद्धि आपसे पूछा है, तो x के स्थान पर जो प्रतिशत दिया है वही मान रख देना है आपको। क्या करेंगे, लिखेंगे हम 2 गुणे x के स्थान कितना है 10 गुणे एक्स स्क्वायर है मतलब कि 10 गुणे 10 दो बार लिखेंगे बटा 100, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल, 10 दूनी 20% दोस्तों, ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे ही सवाल जो है लगेगा, इसको ध्यान से देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ए की आय बी की आय से 25% कम है, तब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, आपको यह बताना है। तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला है, यहाँ कमी दे रहा है तो 100 गुणे एक्स बटा 100 माइनस एक्स, यही वाला ट्रिक लगाएंगे, यही सूत्र लगाएंगे। एक्स के स्थान प्रतिशत आपको रख देना है। क्या करेंगे 100 गुणे 25 लिखेंगे बटा 100 माइनस 25 करेंगे, ठीक है। तो 100 गुणे 25 ऐसे ही लिखेंगे, 100 में से 25 घटाएंगे 75 आ जाएगा, और ये 25 3 75 ये कट जाएगा, और ये 100 कट जाएगा 3 से, 3 3 9 1 10, फिर 3 3 9 1 10, मतलब कि 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये सभी सवाल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए। अभी आगे और सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, एक वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 8 सेंटीमीटर लंबा चापकर्ड खींचा गया है, वृत्त की त्रिज्या क्या है, आपको बताना है। यहाँ पे देखिए 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, केंद्र से लेकर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर ये जो है जीवा खींचा गया है, और 8 सेंटीमीटर लंबी चापकर्ड, मतलब कि जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया है। देखिए जो यहाँ पे लंब खींचा गया है, इसका मतलब ये जीवा 2 भागों में विभाजित है, एक ए बी और एक बी सी, और दोनों का जो है मान, मतलब कि दोनों की भुजा जो है बराबर होगी। पूरा अगर 8 है तो ये वाला 4 होगा और ये वाला 4 होगा, ठीक है। तो पूरा 8 AC बराबर आपको कितना दिया है 8 सेंटीमीटर दिया है। इसका मतलब ए और बी यहाँ तक कितना है 4 माना जाएगा, और बी और सी यहाँ तक 4 माना जाएगा। तो ये आधार 4 है, ये लंब 3 है। इसका मतलब आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या मतलब कि कर्ण ज्ञात करना है। तो ए ओ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही सूत्र लगेगा। तो ए बी का मान क्या है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 प्लस 3 दिया 9, 16 9 25। तो ए ओ बराबर क्या हो जाएगा 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा। इसका मान कितना आ गया 5, यही आपका आंसर आ गया। तो ऐसे सवाल आपको यूपी टेट में जरूर देखने को मिलेगा। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। नेक्स्ट देखिए आप, किसी ऋजुरेखी कोण का 0.2 गुना कोण कितने अंश का होगा, आपको यह बताना है। तो ध्यान से आप देखिए, इसको अच्छे से समझिए। ऋजुरेखी कोण का मान क्या होता है, ऋजुरेखीय कोण बराबर कितना होता है 180 अंश का होता है, ठीक है। कह रहा है कि इसका 0.2 गुना बताइए, तो इसमें हम 0.2 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। करिए गुणा, 18 दूनी 36, मतलब कि 360 हो गया। एक अंक दशमलव, एक अंक दशमलव लगाएंगे, 0 कट जाएगा, 36 आपका ये बचेगा, 36 अंश आपका आंसर हो गया। तो सिंपल सा आपको याद रखना था यहाँ कि ऋजुरेखी कोण का मान 180 अंश होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सभी प्रश्न पूछे गए, ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस करिए लगातार। देखिए इसको 0.6 बार है, 0.7 बार, 0.8 बार, ठीक है। बार का मतलब कोई वही संख्या की बार बार पुनरावृत्ति होगी। तो इसको जो है भिन्न में बना लीजिए आप। पहले दशमलव हटा के यहाँ 6 लिखेंगे, जितने अंकों पर बार लगेगा उतना ही अंक नीचे 9 बढ़ेगा। देखिए 6 एक ही अंकों पर है तो एक बार 9 नीचे लिख देंगे, फिर प्लस 7 है, इसके नीचे 9 लिख देंगे, ठीक है। प्लस 8 लिखेंगे, एक ही अंकों पर बार है, उसके नीचे 9 लिखेंगे। सिंपल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
तीनों में समान है, एलसीएम 9 ले लेंगे और ऊपर वाला जोड़ लेंगे। 7 6 13, 7 20 1 21, 21/9 हो गया। तो 3 7 21 और 3 3 9, ये कट गया आपका। अब इससे भाग करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1 7 10 बन गया, 3 3 9 1 10, 3 3 9, मतलब कि 3 की पुनरावृत्ति होगी तो इसे हम 2.3 बार लिख सकते हैं। बार का मतलब अब इसके आगे 3 3 ही आएगा, तो इसका मतलब यही आपका आंसर हो गया, 2.3 बार आपका आंसर। तो यह भी प्रश्न यूपी टेट में पूछा गया है, ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, ध्यान से देख लीजिए। एक प्रश्न और इनसे देखिए, 1.3 बार का मान बताना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, पहले 1 लिखेंगे, दशमलव हटा के प्लस लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, चूंकि 1 अंकों पर बार है इसलिए जो है 1 बार 9 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, 3 1 9 3, 3 3 9, ये कट गया, तो आपका 1 + 1/3 ये आया। इसमें अब क्या करेंगे, एलसीएम 3 ले लेंगे, तो 1 के 3 + 1 बराबर 4/3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो 4/3 आपका विकल्प में है, यही आपका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, यदि 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य 8 मोमबत्तियों विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब क्रय मूल्य जो है, कह रहा है कि 8 के बराबर है, तो लिख देंगे क्रय मूल्य बराबर 8 और विक्रय मूल्य बराबर 10 हो जाएगा, 10 मोमबत्ती। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे क्या हो रहा है, हानि या लाभ। कोई चीज़ 8 में खरीद रहे हो और 10 में बेच रहे हो तो क्या हो रहा है, 2 रुपये का लाभ हो रहा है, लाभ बराबर कितने का, 2 रुपये का। ठीक है, और प्रतिशत में आपको बताना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 8 है गुणे 100, 2 चौक 8, ये कट गया, 4 से 100 कट जाएगा, 25% आपका आंसर ये लाभ हो जाएगा, 25% लाभ। ठीक है, तो ऐसे सवाल भी यूपी टेट में पूछे जाते हैं, ध्यान से इनको समझ लीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे, हर टॉपिक से आपको यहाँ प्रश्न मिलेगा हर तरह से। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे। शिक्षण विधि से भी प्रश्न जरूर पूछा जाएगा यूपी टेट में, तो कौन है बताइए। आर्यभट्ट, श्रीधराचार्य, श्रीनिवास रामानुजन, हरिश्चंद्र। आपका जवाब होगा श्रीनिवास रामानुजन है। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ कौन है, रामानुजन है। इसको ध्यान रखना। एक और प्रश्न इसी से रिलेटेड है, गणित सार संग्रह के लेखक कौन है। आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, महावीराचार्य या ब्रह्मगुप्त। आपका जवाब होगा महावीराचार्य। गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य हैं। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है दोस्तों, क्या सांस्कृतिक है, सामाजिक है, धार्मिक है, मानसिक है। आपका जवाब होगा मानसिक। देखिए, प्राथमिक स्तर पर जो गणित सिखाया जाता है उससे मानसिक विकास होता है, तो मानसिक आपका सही हो जाएगा। एक साधारण वर्ष में कुल कितने सप्ताह होते हैं दोस्तों, आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है। एक साधारण वर्ष में दोस्तों कुल 52 सप्ताह होते हैं, और जो लीप वर्ष होता है उसमें 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं। याद रखना, लीप वर्ष में 52 सप्ताह 2 दिन और साधारण वर्ष में 52 सप्ताह। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब किसी दिए गए आंकड़ों के लिए बारंबारता 5 को टेली चिन्ह में निरूपित करिए। 1 को कैसे निरूपित करते हैं, 1 को ऐसे ही लिखते हैं, 2 को ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 3 को भी ऐसे लिखेंगे, ठीक, और 4 को भी ऐसे ही लिखेंगे 4 बार इसको। ठीक है, यहाँ पे आपको 5 बताना है तो पहले 4 को ऐसे लिखेंगे 4 बार, उसके बाद क्या करेंगे, 1 जो है यहाँ से काट देंगे ऐसे, ये 5 हो गया। ये 5 को निरूपित कर रहा है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ध्यान रखना, तिरछा लाइन हो जाएगा, ठीक है चलेगा, लेकिन ये जो यहाँ पे ऐसे 4 लाइन करके नीचे काट दिया है, ये जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है टैली चिन्ह आपका ये बी वाला ऑप्शन सही है। तो टैली चिन्ह से भी प्रश्न पूछा जाता है, ये आपके सिलेबस में है, इसलिए एक प्रश्न यहाँ पे ले लिया गया है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। चलिए अगला देखेंगे। अब एक परिमेय संख्या 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, आपको बताना है। तो इसको आप देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या 5/19 का पहले योज्य प्रतिलोम बताइए, फिर उसका गुणनफल बताइए, फिर गुणात्मक प्रतिलोम। तो 5/19 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा दोस्तों, योज्य प्रतिलोम तो -5/19 हो जाएगा। ठीक है, प्लस है ये माइनस में हो जाएगी, या इसका जो है योज्य प्रतिलोम हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल करिए फिर गुणात्मक बताइए। तो गुणनफल इनका क्या हो जाएगा, 5/19 गुणे -5/19 बराबर हो जाएगा 5×25/19 हमें 361 -25/361
361। अब ये जो गुणनफल आया है दोस्तों, इसको कह रहा है कि आप गुणात्मक प्रतिलोम में बताइए। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम बराबर इसका उल्टा हो जाएगा, 361 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा, माइनस वैसे ही रहेगा। ये आपका आंसर हो गया -361/25। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 44 - 6 + 43 × 2 - 87। तो इसको कैसे करेंगे, पहले गुणा वाला हल करेंगे, उसके बाद जो है प्लस वाला, फिर माइनस वाला। तो 44 - 6 + 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, ये हो जाएगा -87 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 86 और 44 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 6 4 10, 0 हासिल 1, 8 4 12 1 13, 130 हो गया। फिर माइनस 6 और 87 को जोड़ के लिख देंगे, तो 7 6 13, 3 हासिल 1, 8 1 9, 93 ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 130 में से 93 घटाएंगे, 10 में से 3 गए 7 और यहाँ 12 में से 9 गए 3, 37 आपका आंसर आ गया। तो ऐसे भी प्रश्न यूपी टेट में पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न दोस्तों यूपी टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी को ध्यान से देखिए। अभी कुछ प्रश्न और बचे हुए हैं, उनको भी जरूर देख लीजिए। 50 को आधे से विभाजित करो तथा 20 जोड़ो, इसमें से 35 घटाओ, तुम्हें क्या प्राप्त होगा। कह रहा है 50 को ऐसे लिखो, फिर आधे से विभाजित करो, मतलब कि इसमें आधे से भाग करो, उसके बाद 20 जोड़ो, तो इसमें 20 जोड़ दीजिए, फिर इसमें से 35 घटाओ तो -35 कर दीजिए। अब क्या प्राप्त होगा आपको बताना है। चलिए इसको सॉल्व करिए। अब 50 यहाँ भाग है, आगे भिन्न है, तो इसके स्थान पे गुणा लगा के भिन्न का मान बदल जाएगा, गुणे 2/1 हो जाएगा, नीचे 2 था ऊपर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। +20 - 35 सॉल्व करिए। अब 50 दूनी 100, 100 में 20 जोड़ देंगे, 120 - 35 बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से 5 गए 5, 11 में से 3 गए 8, 85 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे भी सवाल यूपी टेट में पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग इनको जरूर देखिए। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी सबसे बड़ी भिन्न संख्या है। तो सबसे बड़ी भिन्न संख्या है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो क्या करेंगे, सबको पहले दशमलव में बनाएंगे, उसके बाद जो दशमलव सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो यहाँ आप देखेंगे 7 से 3 में भाग करिए, तो दशमलव पहले लगाएंगे, 30 बन जाएगा, 7 चौक 28, एक एक अंक भाग करेंगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे इसको करेंगे, दशमलव लगाएंगे 30 बन जाएगा, 5 छंग 30 ये हो गया। और इसको भी ऐसे करेंगे, दशमलव लगाएंगे 20 बन जाएगा, 7 दूनी 14, 6 20 ये भी हो गया। और यहाँ भी देखेंगे दशमलव लगाएंगे, 5 चौक 20 कट गया। तो दशमलव के बाद सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 0.4 है, 0.6, 0.2 या 0.4। आप कहेंगे 0.6 सबसे बड़ी है, इसका मतलब ये जो है बी ऑप्शन आपका 3/5 जो है सबसे बड़ी भिन्न है। तो ऐसे ट्रिक से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से आ जाएगा। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं। 270 माप का कोण एक उदाहरण है, किसका है, न्यून कोण का, अधिक कोण का, सम कोण का या प्रतिवर्ती कोण का। आप कहेंगे दोस्तों 270 अंश का कोण प्रतिवर्ती कोण का उदाहरण है, इसे हम बृहत कोण के नाम से भी जानते हैं। न्यून कोण की बात करें दोस्तों, तो न्यून कोण जो 90 अंश से छोटे कोण होते हैं उन्हें हम न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। अधिक कोण की बात करें तो 90 अंश से बड़ा और 180 अंश छोटा अधिक कोण होता है। सम कोण की बात करें तो जो 90 अंश का कोण होता है वह सम कोण होता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आज का ये मैथ का टॉपिक यहीं तक आपका कंप्लीट हुआ। इसमें लगभग हर टॉपिक से यहाँ पे प्रश्न लिया गया, आपने सबको अच्छे से देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आपने देख लिया है, आप निश्चित रूप से यूपी टेट में मैथ में अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का